बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अगर आज ख़बरों की बात की जाए तो सबसे अहम ख़बर तो आज क्रिकेट की दुनिया से है, क्योंकि क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का इफ्तिताई मैच यानी पहला मैच हो चुका है। इंग्लैंड ने ये मैच जीत लिया है साउथ अफ्रीका से, और अब कल भी बहुत एक अहम मैच है जो खेला जाएगा। तो अब ज़्यादातर जो व्यूअर्स हैं, जो क्रिकेट लवर्स हैं, उनकी तवज्जो जो है वो क्रिकेट वर्ल्ड कप की तरफ मरकूज़ हो गई है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करते हैं रमज़ान मुबारक की या ईद की, तो जो मसाइल शहर में देखने में आते हैं उनका हल सिर्फ बल्दियाती इदारों के पास ही होता है। यानी वैसे अगर बात की जाए सियासी सतहों पे तो अलग ही बातें होती हैं, फ़ंड्स भी रिलीज़ होते हैं, मसाइल के हल की बात की जाती है। लेकिन ग्रास रूट लेवल पे अगर इन मसाइल का कोई हल कर सकता है तो वो बल्दियाती इदारे हैं, या जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स बने हुए हैं ग्रास रूट लेवल पे, ये जो DMCs हैं ये इन मसाइल का हल करती हैं। इसी हवाले से आज हम गुफ्तगू करना चाहेंगे कि रमज़ान मुबारक में क्या मसाइल रहे, किस तरह उनको हल किया गया, तजावुज़ात की क्या पोजीशन है, किस तरह तजावुज़ात के मसले को हल किया जा रहा है, फिर सर्कुलर रेलवे को किस तरह बहाल किया जाएगा, और पानी का जो एक बहुत अहम मसला है जिसकी वजह से पूरा शहर प्यासा है उसको किस तरह हल किया जाएगा। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं DMC सेंट्रल के चेयरमैन रेहान हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में जी। अच्छा सर, सबसे पहले तो हम ये बात करना चाहेंगे कि रमज़ान मुबारक में जो ख़ास तौर पे कुछ मसाइल देखे गए, आप जब इलाक़ों की बात करते हैं ना तो ग्रास रूट लेवल पे अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला इदारा है तो वो DMC माना जाता है। तो सर मतलब इक़दामात किए गए, लेकिन फिर भी बहुत सी चीज़ें रमज़ान मुबारक में देखने में आईं। कुछ बचत बाज़ारों की मिसमैनेजमेंट भी है, कुछ और दूसरी चीज़ें, क्या कहते हैं सर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, यकीनन कराची जैसा बड़ा शहर और यहाँ पर जिस तरह यूसीओ की तादाद है, यूनियन कमेटीज़ की, काउंसिल्स की, और जो ज़िले इंतज़ामिया है, और ये आपने देखा होगा कि माजी में जो निज़ाम था मुशर्रफ दौर में 2001 डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का, वो जितना फ़ाल था उसको एम्पावरमेंट दी गई थी, उसको एम्पावर किया हुआ था, रूट लेवल डेमोक्रेसी थी और इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली थी, जिसको पूरे कराची ने नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान ने इसका एतराफ़ किया इस बात का, जिसकी मिसालें दी जाती थी। मगर बदकिस्मती से मौजूदा जो निज़ाम है उसमें वो इख्तियारात जो कि 2001 के लिहाज से थे, जब कचरा फेंकने वाले के ख़िलाफ़ आप तादीबी कार्रवाई ना कर सकते हो तो इख्तियारात का आप अंदाज़ा लगा लें कि किस लेवल का इख्तियार हो। ऐसी सूरत हाल में हक़ परस्त बल्दियाती नुमाइंदों ने ख़ास तौर पे, कि माजी में भी आपने देखा कि चाहे वसाइल हो या ना हो, हम ग्राउंड पर रहने को तरजीह देते हैं, UC की सतह पर उतर कर काम करने को तरजीह देते हैं, चाहे वो मामूली ही नौइयत का क्यों ना हो। हमने कोशिश ये की कि रमज़ान से पहले ही अपने स्ट्रेटजी को मुरतब करें। पूरे कराची भर के मेयर कराची ने इसके अहकाम जारी किए थे। हक़ परस्त बल्दियाती नुमाइंदे डिस्ट्रिक्ट की सतह के और UC की सतह पर हमारी मीटिंग भी कंडक्ट हुई, जिसमें मसाजिद के एतराफ़ वो तरावियों की जगहों को हमने इल्यूमिनेट करने का प्लान चोक आउट किया। मैं भी गारंटी से कह सकता हूँ कि कम से कम बल्दिया बस्ती में शायद भी कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर तरावी हो रही हो या मसाजिद हो जहाँ पर लाइटिंग ना हुई हो, और आपके प्रोग्राम के तबस्सुस से अगर कोई ऐसी जगह रह गई है तो हम उसके ऊपर अमली तौर पर इक़दाम करने के ख्वाहां हैं। 720 के करीब मसाजिद सिर्फ ज़िला बस्ती में है, जो आबादी के तनासुब से सबसे बड़ा ज़िला है। पूरे कराची भर में हज़ारों की तादाद में मसाजिद और तरावी की जगहें हैं। फिर यौम अली का सिलसिला था, उसमें दिन और रात काविशों से हमने कोशिश ये की कि हमारे जो शिया बिरादरी के लोग हैं उनको मसाइल का शिकार ना होना पड़े, वो भी खैर आफियत के साथ कर दिया माशाल्लाह। जहाँ तक पानी का मामला है, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो कि कराची का बल्दियाती इदारा है, मगर कराची की बल्दियाती क़यादत के ज़ेर इंतज़ाम नहीं है। बदकिस्मती से हम जहाँ जाते हैं वहाँ पर 80% जो मसाइल आते हैं, हमें जो कंप्लेंट्स आती हैं वो वाटर या सीवरेज के हवाले से होती है। सवाल यहाँ पर दो पैदा होता है। पहला सवाल कि कराची को रिसोर्स जनरेशन में भी उसका ड्यू राइट नहीं मिल रहा। कराची का अगर कोई ज़िला अगर 100 रुपये कमा कर देता है फेडरल गवर्नमेंट को, तो उसको रिटर्न में कम से कम 50 रुपये तो मिलने चाहिए। वो 50 रुपये भी नहीं दिए जा रहे, और इस हद तक कि वहाँ पर काम करने वाले लोगों की सैलरीज भी अदा नहीं की जा रही। सिंध गवर्नमेंट तो बहुत आराम से इंक्रीमेंट के नारा लगा देती है, बहुत आराम से
मुस्लिम स्टाफ की ईद में सैलरी देने का नोटिफिकेशन जारी कर देती है, मगर क्या सैलरी देती है? नहीं दे रही, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। पानी के मसाइल इंतहाई सर, हम पहले आते हैं ना, पहले सर थोड़े से जो जिस तरह 1 बाय 1 आते हैं ना सर, अगर हम बात करें कि जो हमेशा से रोया जाता है कि जनाब फंड्स का मसला है, हुकूमत की जानिब से फंड्स नहीं मिलते, KMC की जानिब से फंड्स उस तरह डिस्पर्स नहीं होते। सर, फंड्स जनरेट करने के अपने ज़राए हैं DMCs के पास, अलाउड हैं, मुख्तलिफ DMCs फंड्स जनरेट कर भी रही हैं, ठीक है सर, आपके पास भी मौक़े तो हैं, अगर आप फंड जनरेट करना चाहें, फंड जनरेट किए भी जाते हैं। मैं इस बात पे सर मुख्तलिफ, अब मैं आ रहा हूँ सर, असल बिल्कुल सही आप पिन पॉइंट कर रहे हैं आप, और मुझे मौका मिल रहा है कि मैं कम से कम आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से जी और उसके रिपरकशंस के लिए भी हमें और आपको तैयार होना है, क्योंकि मैं बिल्कुल साफ साफ बात करूंगा। सर, अब हम आते हैं असल मसले की जानिब। फंड्स जनरेट करने के वसाइल मौजूद हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, बीच में बहुत सी थर्ड पार्टीज़ ये फंड्स जनरेट करके अपने पास रखती हैं। वल्लाह आलम बिस्सवाब कि ये फंड्स आपकी नॉलेज में ये होता है या नहीं होता है कि फंड जनरेट किए जा रहे हैं, या होता है, इस हवाले से मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन सर, जब अगर थर्ड पार्टीज़ फंड्स जनरेट कर सकती हैं तो वाई नॉट DMC सेंट्रल? देखें, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि बल्दियाती क़यादत अगर चाहे, बावजूद इस बात के कि बड़ा लंगड़ा लूरा माजूर निज़ाम है, बिल्कुल, जहाँ पर म्यूनसिपल मजिस्ट्रेट नहीं है, जहाँ पर जो टैक्स अदा करना चाहिए, जो चंद टैक्सेस हैं, चाहे वो ट्रेड लाइसेंस, महसूलात आपके पास नहीं है, आपके पास बहुत सारे मामूली कुछ हैं। तो मैं ये बताता चलूँ, और मैं हर फोरम पे ये बात कहता हूँ कि जब आप टैक्स नेट में चीज़ों को नहीं लेंगे तो वो भत्ता नेट में जाएगा, वो माफिया नेट में जाएगा। बिल्कुल। तो मुझे आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कहने में कोई आर नहीं है कि कराची माजी में भी और हाल में भी मुख्तलिफ अक़साम और अनवा अक़साम के भत्ता माफिया के नेट में, चाहे वो गार्बेज माफिया हो, चाहे वो पथारे माफिया हो, चाहे वो पार्किंग माफिया हो, एंड यू जस्ट नेम इट, क्योंकि आपका निज़ाम इस बात को, एक नया माफिया भी है, रोड कटिंग माफिया। बिल्कुल है, बिल्कुल है ऐसा। उसमें डिपार्टमेंट की कैपेसिटी इतनी इन्हांसमेंट नहीं है, ना वो उस काबिल हैं। सर, ये नहीं कह सकते डिपार्टमेंट की कैपेसिटी, ऐसा नहीं है, वो नहीं है। उसको मैं आपको साबित करूं, आर्गुमेंट है मेरा। पाकिस्तान का 90% तबका सरकारी नौकरी की तरफ तरजीह क्यों देता है? इसलिए, बुरा नहीं मानिएगा और बहुत मौजूद के साथ अपने सरकारी लोगों से, क्योंकि 90% लोग सरकारी नौकरी के पीछे इसलिए भाग रहे होते हैं कि उनको पता है कि क्या तायुश है, उनको सैलरी मिलनी है, चाहे अवाम का काम हो या ना हो। 100 अफराद में से बमुश्किल 5 सरकारी लोग काम करने वाले हैं, और मेरा तजुर्बा है, मैं डंके की चोट पर हर फोरम पे कहता रहा हूं, मैंने असेंबली के फोरम पे भी कहा कि ब्यूरोक्रेसी का सबसे बड़ा मसला है। इस मुल्क के निज़ाम को तय करना होगा कि इसको ब्यूरोक्रेसी चलाएगी इस्तेहसाल करते हुए, या जो अवामी लोग हैं वो इस मुल्क के निज़ाम को चलाएंगे, पॉलिसी मुरतब करेंगे। जब लोग भागते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई मोटिव होता है, क्योंकि यहाँ पर ठंड प्रोग्राम चल रहा है, पूरा कैपेसिटी है नहीं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को अपने ऊपर अताप समझते हैं लोग अमूमी तौर पे, लेकिन ऐसा भी नहीं है। जो 5% लोग काम कर रहे हैं सरकारी, वही तो पूरा निज़ाम चला रहे हैं, और वो अफरादी क़ुव्वत के लिहाज से कम है। अच्छा, हमने क्या किया था, जो मेरा एक्सपोजर है, मेरा एक्सपीरियंस है, जो लर्निंग कर्व मेरा कहता है कि जब आपके पास टर्मिनेशन के इख्तियारात ना हो तो सरकारी मुलाजिम को क्या है, वो नौकरी बनाए। आप नौकरी से फारिग नहीं कर सकते, ऐसा बल्दियाती निज़ाम जिसमें आप नौकरी से फारिग ना कर सकते हो, लोग स्टे ऑर्डर लेकर सस्पेंड कर सकते हैं, आप सैलरियां रोक सकते हैं, आपके पास हमारे ऊपर दर्जनों केसेस हैं। अटेंडेंस की बेस पे अगर कोई नहीं आ रहा है, एब्सकॉन्डर किया हुआ है हमने, एब्सकॉन्डर कर सकते हैं सर, एब्सकॉन्डर्स किए हुए। और ये जो हम जो प्रेशर सह रहे होते हैं, वो हमने मुख्तलिफ इदारों को लिखा हुआ, बल्दिया जिला बस्ती के हवाले से खास तौर पर बात कर रहा हूँ। फिर दूसरा एक और अलमिया कि जब सियासी असर व रसूख की बुनियाद पर, चाहे कोई भी हो, इदारे में जब मेरिट बेस्ड नौकरियां ना हो, तो ये हशर नशर होता है। जहाँ तक ताल्लुक है माजी की बनिस्बत, एडमिनिस्ट्रेटिव दौर की बनिस्बत, तो हमने बहुत बेहतर करने की कोशिश की। ज़्यादातर अपॉइंटमेंट्स हैं वो तो आपकी पार्टी की जानिब से ही की, तभी तो ऐसे निज़ाम को चला रहे हैं। मैं तो कंपैरिजन आपसे करने को कह रहा हूं। बल्दियाती निज़ाम में आप ये नहीं कह सकते कि बल्दियाती इदारों में, खासतौर पर DMCs की अगर बात की जाए, तो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये जो भर्तियां हैं ये कहीं और से हो गई हैं। डॉक्टर साहब, मैं तो एक जनरलाइज बात कर रहा था। अब मैं कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए आपको रिक्वेस्ट करूंगा, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव दौर से बेहतर नहीं हुआ ये निज़ाम? एडमिनिस्ट्रेटिव दौर में भी तो यही चीज़ें थी, उनके पास तो ज़्यादा इख्तियार था।
एडमिनिस्ट्रेटिव दौर में आप टिनट्टी से लेकर आप सुरागोड़ तक चले जाएं, कोई चौरंगी, कोई चौराहा, कोई पार्क, कोई जगह कचरे से छुपी, मतलब हर जगह ढपा हुआ था। वो तो हमने आने के बाद किया। मैं आपको एक बात बताऊं, आप एक ऐसी चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव दौर में इस तरीके की मैनेजमेंट नहीं होती। अभी तो सर प्रॉपर यूसीज हैं, डीएमसीज हैं, केएमसी आपके पास मौजूद है, एक प्रॉपर सिस्टम है। नहीं तो सिस्टम लोग कैसा सिस्टम है ये? ऐसा सिस्टम कि जब आप सैलरीज ना दे सकते हो। और देखें, मेरा एक और आर्गुमेंट है, क्या जो कराची के लोगों को ड्यू राइट मिलना चाहिए ओजेटी की मद में, ऑक्ट्राइज जिला टैक्स की मद में, या जितना हम रेवेन्यू जनरेट करके फेडरल गवर्नमेंट को देते हैं, फेडरल गवर्नमेंट से वापस आना चाहिए, क्या हम इसके ऊपर लबकुशाई कर रहे हैं? तो क्या ये रोना कहलाएगा या फैक्ट्स एंड फिगर्स को उजागर करना कहलाएगा? अच्छा सर, कुछ रेवेन्यू की तरफ आते हैं ना सर, जहां से आप डायरेक्ट रेवेन्यू हासिल कर सकते हैं। आ रहा हूं उसी तरफ। मैंने आपसे ये अर्ज की थी प्रोग्राम के आगाज में कि जब कचरा फेंकने वाले के खिलाफ तादीबी कार्रवाई करने का इख्तियार आपके पास ना हो, म्यूनिसिपल मजिस्ट्रेट ना हो, तो रेवेन्यू देखें इन्फोर्समेंट से होता है, इन्फोर्स किया जाता है रेवेन्यू को। जब आपके पास म्यूनिसिपल मजिस्ट्रेट की तवानाई नहीं है, पावर नहीं है। माजी में क्या था कि नाजिम के पास, यूसी नाजिम के पास या टाउन नाजिम के पास म्यूनिसिपल मजिस्ट्रेट के इख्तियारात थे, वो तादीबी कार्रवाई कर सकता था, कचरा फेंकने वालों से लेकर, कचरा जलाने वालों से लेकर, या महसूलात की अदायगी ना करने वालों तक। अभी महसूलात की अदायगी तो दूर की बात है, कचरा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहे। ये ज़रूर है कि लीकेजेस थी, लीकेजेस हैं, किसी हद तक हमने कम किए हैं, और उसमें यकीनन बहुत सारी ऐसी एलिमेंट्स हैं कि जिसको हमने आइडेंटिफाई करके हमने जहाँ जहाँ कार्रवाई करनी थी हमने किया, उसके ऊपर प्रेशर भी सहना पड़ा है। लेकिन यहाँ पर ये भी मिसाल दूँ कि ट्रांसपेरेंट करने के लिए चीज़ों को हमने बहुत सारे इदारों को इंगेज किया। मैं उसकी मिसाल दूँ बल्दिया ज़िला वस्ती के हवाले से, ख़ास तौर पे जो साइट्स पहली दफ़ा केएमसी से डिवॉल्व होकर डीएमसीज के पास आई, तो हमने उसके लिए कमेटी फॉर्म कर दी। उसमें असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, डीआईजी ट्रैफिक और म्यूनिसिपल कमिश्नर के ऊपर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई, और उसको ओपन एंड ट्रांसपेरेंट मीडिया के सामने उसकी तशहीर करके उसके ऊपर बोलियां लगवाई। सर अभी भी बहुत सी ऐसी साइट्स हैं जिसपे कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं, और उसकी जो चीज़ें इलीगल साइट्स भी हैं, लेकिन उस पे वो हमारी साइट्स नहीं है। सर वो इलीगल साइट्स आपका इख्तियार है कि आपके अगर वो लीगल साइट्स नहीं, हमारा इख्तियार नहीं, सर किसकी जुरिस्डिक्शन में आते हैं? केएमसी भी तो कर रही है ना वहाँ पे पार्किंग, केडीए भी तो कर रहा है पार्किंग, और माफिया भी कर रही है। डीएमसी कम से कम बल्दिया जिला वस्ती इस बात का आपके प्रोग्राम में ऑन रिकॉर्ड, अगर कोई है तो चैलेंज करे मुझे, बल्दिया जिला वस्ती के पार्किंग केस में कहीं पर भी एम्बिग्यूटी नहीं थी। एक जगह हुई थी, हमारे पास इल्म में आया था 3 दिन पहले, जिसको हमने तादीब की। बल्दिया जिला वस्ती ने जो साइट ऑक्शन की है, ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल साफ और शफाफ, वहां पर कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, कहीं पर ज्यादा चालान हो रहा है तो हमारा कंप्लेंट सेल है उसको एड्रेस कर रहा है। लेकिन जिला वस्ती के अंदर नहीं, तो ट्रांसपेरेंट है, लेकिन आपके ऊपर डिफॉल्ट आ जाए, क्योंकि सर कुछ साइट्स जो ऑक्शन हुई हैं वो रियल अमाउंट से ज्यादा पे हो गई हैं। मतलब ये मैं आपको बिल्कुल एक ऐसी जरा अमाउंट से ज्यादा हो गई, मतलब सर जो एक रियलिस्टिक अमाउंट होता है ना, एक साइट के आपने एक पार्किंग साइट आपने ऑक्शन कर दी, बाज़ दफ़ा ये होता है कि कॉन्ट्रैक्टर ज़्यादा पैसों पे भी बोली लगा के उठा लेता है, लेकिन उसके बाद जब उसको हकीकत का अंदाज़ा होता है कि शायद यहाँ से इतनी कमाई हो ही नहीं सकती, तो सर कुछ साइट्स आपकी ऐसी हैं जो डिफ़ॉल्ट में, देखिए हमें तो चाहिए सरकारी अकाउंट में पैसा। हाँ, अगर मैं सर आपको सराय के वो हमारा मसला नहीं है, वो हमारा मसला नहीं है। हमारा मसला ये कि सरकारी अकाउंट में फिर होता क्या है, एक साइड आपने 15 लाख रुपए में ऑक्शन कर दी, जो फर्स्ट बोली देने वाला है वो पीछे हट गया, देखिए तो सेकंड वाला, सर मैं आपको वही समझाना चाह रहा हूँ, सेकंड वाला 8 लाख पे खड़ा हुआ है, ऑटोमेटिक आप सेकंड हाईएस्ट को देंगे। आखिर में सर आ गई ना वो, जिसने जिस रेट पे लेनी थी वो ले गया, ज्यादा बोली देख के दूसरा गया ही नहीं। सर इस किस्म की चीजें होती हैं सर, ये हमारे हमने सहा है इसको। तो सर वही आप पहले साल हुआ था उस वक्त ये साइट्स जो बल्दिया जिला वस्तिया भी कर रहा है, हाँ। सिर्फ 4 लाख रुपए में एडमिनिस्ट्रेटिव दौर में थी। जब पहली दफा बल्दिया जिला वस्ती के पास आई तो हमने 1.2 मिलियन पे गया, और उसके बाद जब हमने ऑक्शन किया 1.65 मिलियन के ऊपर हमने ऑक्शन किया हुआ है। अब हमारा सिर्फ जो इशू है वो ये है कि हमारे अकाउंट में, सरकारी अकाउंट में पैसा नहीं चाहिए, विच इज़ नथिंग। हम समझते हैं अगर पूरे जिला वस्ती की साइट दी जाए तो हम इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये तो एक चीज़ हो गई। अब जहाँ तक बची बात माफ़ कीजिएगा, ट्रेड लाइसेंस के हवाले से, ट्रेड लाइसेंस के हवाले से बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, बहुत सारी मार्केट्स हैं जहाँ से हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगेन फिर वही मसला कि जब सरकार में, क्योंकि हमने प्रपोजल दिया वजीर बल्दियात को भी कि अगर आप काइंडली इस बात को इम्पोज कर दें कि ज़मीन के कागजात के साथ या ट्रांसफ़र के लिए ज़रूरी होगा कि ट्रेड लाइसेंस
की शिक भी लगाएं, मैंडेटरी कर दें, तो लोग इस बात पर माइल होंगे कि वो ट्रेड लाइसेंस के फीस भी भरें। ट्रेड लाइसेंस बमुश्किल 35 से 40% हमारे यहाँ भरा जा रहा है। उसके लिए अगेन मसला, क्योंकि वो चाहे वो इंडस्ट्रियल जोन्स हो, वहाँ पर भी हमने एसोसिएशन से बात की है कि कम से कम ये मैंडेटरी चीज़ आप रख लें कि जिससे कम से कम बल्दिया ज़िला वस्ती को कम से कम इतना सांस मिले या कराची के दीगर अजला को मिले। बदकिस्मती ऐसी है कि सिंध गवर्नमेंट ना तो देगी, ना करना चाहती है, ना फैसिलिटेट करना चाहती है। तो ऐसी सूरत हाल में हमारे पास माँ सिवाय इसके कि जो हमारे पास एक का दुक्का जो रेवेन्यू के जराए हैं उनको ही मजबूत करें और लीकेजेस को ख़त्म करें, जिसमें हमने भरपूर कोशिश किया। सर, थोड़ा सा आ जाते हैं ना रोड कटिंग के ऊपर। देखिए सर, रोड कटिंग पूरे शहर में की गई, अभी भी की जा रही है, यहाँ तक कि बहुत सारी चीज़ों पे कमिश्नर कराची को भी नोटिस लेना पड़ा। जो जुरिस्डिक्शन आपकी थी उस पर एक और एनओसी अब लागू कर दिया गया कि कमिश्नर कराची की जानिब से जब तक कि एनओसी नहीं दिया जाएगा रोड कटिंग नहीं की जाएगी। आपके ख्याल में रोड कटिंग रुक गई है कराची में? देखें, कमिश्नर कराची का काम है क्या ये? सर नहीं है। कराची का काम है फैसिलिटेट करे, मदद करे अवामी नुमाइंदों को, वो चीजों में सर जब ना बने। सर जब स्पेस दी जाती है, स्पेस दी जा रही है ना सर, बहुत सारी ऐसी रोड कटिंग हुई जो अवाम के सामने आई या इन अथॉरिटीज के सामने आई जिस पे बहुत से सवालात उठे कि मतलब सर आप कहते हैं आपकी तरफ से चालान नहीं इशू हुआ, केडीए का कहना है उनकी तरफ से चालान इशू नहीं हुआ। ये एम्बिग्यूटी है। जुरिस्डिक्शन आपकी है, केडीए का क्या ताल्लुक? सर जो सड़कें उनके पास हैं वो चालान इशू कर सकते हैं। हाँ, केडीए के पास जो सड़कें हैं वो चालान इशू करें, लेकिन उसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इसी तरह बल्दिया जिला वस्ती हो या बल्दिया जिला शर्की हो या कराची में रातों रात रोडें कटती हैं, ना केडीए के पास चालान जाता है, ना डीएमसी के पास चालान जाता है, ना कहीं और जाता है, जाली चालान भी बनते हैं। सर ये तमाम चीज़ें, इसकी तादीब को किस तरह की जाएगी? एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेशन का सोर्स आपकी डीएमसी में रोड कटिंग है। अगर आप सिर्फ इसको इन्फोर्स कर लें तो आप अच्छा खासा रेवेन्यू। फिर आप बात करें इन्फोर्समेंट क्या सिर्फ लफ्जी तौर पे होता है? हाँ। इन्फोर्समेंट के लिए मैकेनिज्म होता है, म्यूनिसिपल मजिस्ट्रेट होता है। मैं ये कहना नहीं चाह रहा था कि बहुत सारी जगहों पे सर डिपार्टमेंट के लोग खुद मुलव्वस होते हैं। एग्रीड, ये जाली चालान खुद निकाल के देते हैं। आपकी बात से मुत्तफिक हूं, लेकिन यहां पर पॉइंट ये है, इन्फोर्समेंट की जब भी हम बात करेंगे हमें म्यूनिसिपल मजिस्ट्रेट की जरूरत होगी बल्दियाती मामलात को इन्फोर्स करने के लिए। उसकी कहीं पर अगर कोई एम्बिग्विटी हो रही है, कहीं पर कोई लॉ जो है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, कहीं पर वायलेशन हो रही है म्यूनिसिपल, तो उसकी इन्फोर्समेंट कौन करेगा? उसकी इन्फोर्समेंट क्या आप समझते हैं कि हाँ डिपार्टमेंट का कोई अफसर जाके वहाँ पर इन्फोर्समेंट करेगा? उसको तो उसके पास तो ना इन्फोर्स करने के लिए तो आपके लफ्ज इटसेल्फ रिप्रेजेंट करता है कि आपको इन्फोर्स करना है, पावर चाहिए। बदकिस्मती यही है। मैं इस बात से फुली एग्री करता हूँ आपके कि यहाँ पर, और मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा कि माफिया नुमा लोग हैं मौजूद, अंदर भी हैं, बैरून खाना भी हैं, और ये एक नेक्सस है। ग्राउंड रियलिटी जो ये है कि ये बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। रोड कटिंग के हवाले से अगर बात करें, ये बात भी दुरुस्त है कि तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को अल्टीमेटली अंडरग्राउंड होना है, जिस तरह तरक्की याफ्ता ममालिक में हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन उसकी फिर रिपेयरिंग भी होनी है, उसकी बैक फिलिंग भी होनी है, उसको रिपेयर भी होना है। रिपेयर उसी सूरत में होगा कि जब आप उसका ड्यू चालान या जो उसका ड्यू शेयर आना चाहिए रेट के ऊपर प्रॉपर स्क्वायर फीट के हिसाब से जब आपको मिलेगा तभी आप उसको रिपेयर करके भी कुछ पैसे बचा पाएंगे। हमने इसको इस तरह किया है कि मैंने खुद डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में लिखा, क्योंकि जब हमारे पास भी कुछ मसाइल हो रहे थे तो हमने उनसे कहा कि आपकी मदद चाहिए हमें, क्योंकि उनके पास मजिस्ट्रियल पावर है, हमारे पास नहीं है मजिस्ट्रियल पावर। तो उनकी तरफ से मदद भी हुई। फिर हमने रोका कुछ जगहों पे, उसके बाद स्क्रूटनाइजेशन की, स्क्रूटनी कमेटी बनाई हमने। स्क्रूटनी करने के बाद जब हमने देखा कि तमाम चीज़ों पे अगर चालान भरा हुआ है, और यहाँ पर मैं भी ये कहने में बड़ी बड़ी कंपनीज मुलव्वस हैं जो कि बड़े आराम से रोड कटिंग्स करती हैं, बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में रोड कटिंग्स करती हैं, और उन कंपनीज का ये कहना होता है कि जी हम बाकायदा प्रॉपर सेटिंग से ये काम कर रहे हैं, अदरवाइज क्यों नहीं रोका जाता? सर कंपनीज का मसला है। मैं बड़ी बड़ी कंपनियां, के इलेक्ट्रिक का नाम लेना चाहूँ, बड़ी इंटरनेट कंपनीज के नाम लेना चाहूँ, मैं आप कहेंगे तो मैं आपको 4 से 5 नाम दे सकता हूँ जो प्रॉपर मुनज़्ज़म रोड कटिंग करते हैं विदाउट पेइंग द ड्यू चालान। इसके लिए मैं कम से कम गारंटी के साथ कह सकता हूँ, और अगर कोई है, कोई चैंपियन समझता है कि अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आपके प्रोग्राम को कोट करके मुझे चैलेंज करे कोर्ट में। के इलेक्ट्रिक का जहां तक ताल्लुक है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है हमारे यहाँ। हमने बिल्कुल एक वाज़ेह पॉलिसी बनाई हुई है कि उसको ईमेल के ऊपर, ऑफिशियल ईमेल पे कॉरेस्पॉन्डेंस होगी, उसकी एनओसी जारी होगी, उसकी गारंटी लेगी के इलेक्ट्रिक, उसकी नपाई होगी,
और उसके बाद जाके, क्योंकि ये ऐसी नेसेसिटी है। इसी तरह सुई सदर्न गैस के हवाले से के इलेक्ट्रिक, क्योंकि खुद ही अपना इंटरनेट कंपनीज आजकल बहुत इंटरनेट कंपनियां आ रही हैं। इंटरनेट के लिए हमने ये किया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के जो, बल्कि सर आपकी जानिब से एक इक़्तिदाम किया गया, आपकी जानिब से आपके ज़िले में जो केबल के ओपन जो वायर्स जा रहे थे उन सबको काट दिया गया। सार्फिन को बड़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। किस बात की मुश्किलात हुई सर? आजकल के दौर में अगर किसी के घर से अचानक से केबल गायब हो जाए, सांस गायब, या पानी का मसला क्यों डिस्कस कर लें हम, या तो केबल बहुत नेसेसिटी नहीं है। नहीं सर, मेरे शहर की को बदसूरत करने वाले वो तमाम अनासिर, चाहे हुआ या नहीं हुआ, ये मैंने अच्छा किया काम। मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि मेरे शहर के खराब करने वाले, बदनुमाई करने वाले लोगों को मैं रोकूंगा, या मुझे रोक लो, या मैं गलत कर रहा हूं तो मुझे चैलेंज करो। एक आखिरी चीज, जो खंबे मेरे लाइटों के लिए वहां पर केबल बांधेंगे आप? नो सर, मैं नहीं करने दूंगा ये काम। अगर इज्जत के साथ आपको काम करना है तो आप प्रॉपर तरीके से क्लैंपिंग करें। इस शहर का नक्शा बर्बाद कर दिया सबने मिलकर। कारोबार करने का हक सबको है, शहर को बर्बाद करने का हक नहीं है। मेरा कोई प्रोफेशन नहीं है सियासत, लेकिन अगर मेरी जिम्मेदारी है तो मैं जहां जहां मेरी दस्तरस होगी मैं रोकूंगा। और अगर मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर किसी को बहुत बुरा लग रहा है कि केबल को मैं काट रहा हूं, मुझको चैलेंज करें, कोर्ट में जाके चैलेंज करके मैं गलत काम कर रहा हूं, या फिर अपने फिर मौजरत करें, चीजों को सही करें। किसी का कारोबार में खराब करने नहीं आया हूं। ठीक है सर, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करता हूं, और एक आखिरी रिक्वेस्ट आपके प्रोग्राम के तरफ से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, हम्बल, काटना मकसद नहीं था। अगर चीजें खंबे को मैं सही करने जा रहा हूं तो मेरी मजबूरी है कि या तो क्लैम्प कर लें, शिफ्ट कर लें, और अभी भी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं ऑफर कर रहा हूं, मैं अवेलेबल हूं। मैं चाहे वो केबल का बिजनेस करते हो लोग, इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, मैं मदद करूंगा, मैं सपोर्ट करूंगा जिस लेवल पे भी जाके कर सकते। इस शहर के लोग हैं, इस शहर के लोगों को कारोबार का हक होना चाहिए, एक अंदाज में होना चाहिए। मैं अपनी पूरी अनकंडीशनल सपोर्ट देता हूं, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ऑफर कर रहा हूं। ठीक है सर, आपसे मजीद गुफ्तगू करेंगे सर। एक छोटा सा वक्फा है, नाज़रीन वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन DMC सेंट्रल के चेयरमैन रेहान हाशमी साहब। जी रेहान साहब, आपसे ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी इलाके की सफाई और जो बेटरमेंट आप कर रहे हैं, तमाम चीज़ें कर रहे हैं सर। अब पहले सर ये जो रेवेन्यू जनरेशन वाला टॉपिक है ना, इसको पहले क्लोज करते हैं, फिर आएंगे पानी की किल्लत पे और इंक्रोचमेंट पे और बाकी चीज़ों पे। सर एक और जो सोर्स है वो है साइंस आपकी, जो बहुत ही एक वास्ट सोर्स है, जो अगर आप जनरेट करना चाहें तो लीगल साइट्स के थ्रू आप बहुत ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं। इस तरफ भी से तवज्जो नहीं जाती। इसमें भी एक माफिया काम कर रहा है, साइन पोल्स लगाए जाते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, साइट्स जो कि इलीगल होती हैं वहाँ पे आपके डिपार्टमेंट के लोगों के साथ मिल के ये साइट्स भेज दी जाती हैं। 15-15 दिन 20-20 दिन की कैंपेन्स उठा के, सर ये करोड़ों रुपए की कैंपेन्स होती हैं जो लगाई जाती हैं। DMC सेंट्रल को क्या मिलता है सर इसमें से? देखिए, खासतौर पे सेंट्रल की अगर हम बात करें तो सेंट्रल के अंदर मोस्ट पॉपुलेटेड लेकिन मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है सर, लेकिन मोस्ट अफेक्टेड एज वेल, क्योंकि जो हमारी जो मेजर साइट्स थी वो ग्रीन लाइन की वजह से अफेक्टेड हो गई। 1.5 साल 2 साल तो हमारा इसमें मतलब बहुत ज़्यादा एम्बिग्विटी रही वहाँ पे। एक और इशू था हमारा कराची का अलमिया। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं अपने ऑनरेबल कोर्ट का बड़ा एहतराम करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि उसके ऊपर उन्होंने कुछ कार्रवाई भी की है साइट्स के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स आए, तकरीबन 7 लाख लोग जो इस प्रोफेशन से वाबस्ता थे वो अफेक्टेड हो गए। और लेकिन वैसे आपको मैं एक बात बताऊं कि इस डायरेक्टिव से फायदा भी बहुत हुआ। इसके बाद कराची में 2 दफ़ा ऐसे स्टॉर्म्स आए जिसमें कि अगर ये साइन बोर्ड उसी तरह लगे होते जिस तरह माजी में लगे हुए थे तो शायद मेरा एक आर्गूमेंट है विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स पूरे पाकिस्तान के लिए होते हैं, यकसा होते हैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है। तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन कराची में हुई, बेहतरी के लिए हुई, नो डाउट अच्छा था और उसके नताइज भी अच्छे निकले। लेकिन उसकी वजह से जो रेवेन्यू जनरेशन और बिजनेस एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो थी वो थोड़े सालों के लिए तवक्कुफ का शिकार हुई। जाके अब बेहतर होना शुरू हुआ है, कुछ जैसे ग्रीन लाइन भी बेहतर हुआ, ग्रीन लाइन के प्रोजेक्ट चलना शुरू हुए, रोडें बेहतर हुई। सर यहाँ एक छोटी सी बात के लिए इंटरप्ट कर रहा हूँ। दुनिया भर में सर साइंस या तो नियन साइंस लगते हैं, यानी वो लाइट वाले, या
अब जो है ना SMDs और LEDs पे दुनिया भर में सर, क्योंकि एक ही SMD LED पे आप कई एड्स मेरा अपना पता क्या ख्याल है, जी आप दुरुस्त कह रहे हैं, अब सर ये ब्रीफिंग नहीं दी, ये पैनाफ्लेक्स और ये साइन बोर्ड, इसका जमाना नहीं रहा सर, बिल्डिंग्स के ऊपर टेस्टिंग कर रहे हैं। मैं एग्री करता हूं, वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाना चाहिए, होना ये चाहिए था, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। बड़ी आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, अगर DMC खुद अपनी 10 साइट जनरेट करे, SMDs लगाए, चीजें लगाए, DMC असल में नहीं कर सकता क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी पे आप नहीं कर सकते। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी पे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होना है। अच्छा, अब मुझे जो लगता है कि जो इनकी एसोसिएशन है, जो एडवर्टाइजमेंट एसोसिएशन है, उन्होंने या तो केस को सही मायने में प्लीड नहीं किया, आर्गूमेंट्स नहीं दिए। ये जो हम बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, मॉडर्नाइज कंट्रीज में ये ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है सर। तो क्या ही अच्छा होता कि इनकी एसोसिएशन जब कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हो रही थी तो इस फॉर्मूले को भी रखते हैं, क्योंकि मेरी मालूमात के मुताबिक कोर्ट ने इनको बहुत दिनों का, सालों का चांस दिया कि चीजें आके रिप्रेजेंट करें, बाय लॉज बनाएं। जस्टिस अमीरानी मुस्लिम का मेन डिसीजन था जो आया था, और मौका पूरा दिया गया प्लीड करने के लिए, यहाँ तक कि एक पेशी के लिए मौखिर भी किया गया ये। लेकिन उस वक्त कुछ ऐसी एक सिचुएशंस क्रिएट हुई थी और पूरा शहर साइन बोर्ड से इस तरीके से भर दिया गया था, बहुत ज्यादा था कि मतलब सर आप अगर कह रहे हैं ना, 4 साल पहले की बात है, बिल्कुल सर, कराची के अलावा कहीं और इतने साइन बोर्ड्स थे भी नहीं। तो सर कराची देखें, इकोनॉमिक एक्टिविटी का हब है, इकोनॉमिक हब है, यहाँ पर एक होना एक जनरल बात थी, लेकिन उसको स्ट्रीमलाइन में होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक उसको स्ट्रीमलाइन में करना था, लेकिन जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको, उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो जाके रिप्रेजेंट करें, और LCD LED जो भी इनका जो टेक्नोलॉजी है उसकी इंप्लीमेंटेशन की बात करनी चाहिए। LCD है सर, LED है, SMD है, लेकिन सर प्रॉपर्ली मैनेज तरीके से तो नहीं हुआ। लेकिन बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज ये बिज़नेस कर रही हैं और ठीक ठाक पैसे बनाती हैं सर, जाहिर सी बात है, एक बहुत अच्छा बिज़नेस है। अच्छा सर, आपको चाहते हैं हम मसाइल की जानिब। सबसे पहले अगर मैं बात करूं पानी के मसले पे सर जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस हैं वो इस तरीके से तबाह कर दी गई हैं कि लोगों के घरों में पानी नहीं पहुंचता। वाटर बोर्ड का ये कहना है कि ये टैंकर्स के थ्रू जो पानी सप्लाई हो रहा है ये टोटल 16 से 18 MGD पानी है। नहीं, ऐसा नहीं है। और 450 MGD पानी जो है वो पूरे कराची को सप्लाई किया जाता है। देखिए, कराची का जो पानी सर सब कराची को सप्लाई किया जा रहा है वो कराची की प्यास नहीं बुझा सकता, तो क्या ये 18 MGD पानी जो है टैंकर्स के जरिए किस तरह प्यास बुझा रहा है सर? देखिए, ऑनरेबल वाटर कमीशन ने इसके ऊपर सख्त इक़दाम किए। मैं अगर बिलखसूस ज़िला वस्ती के हवाले से बात करूं, जो कि मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया है, डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर हमें अपने हिस्से का सिर्फ बमुश्किल 60% पानी मिल रहा है, क्योंकि चाहे वो सबा सिनेमा पर पानी आता हो, चाहे मेमार से आता हो, चाहे वो CODs की तरफ से आता हो, चाहे गुलशन इकबाल से आता हो, NEK से आता हो, रास्ते में 8-8 किलोमीटर 16-16 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसके अंदर पानी चोरी हो रहा है हमारा, और बल्दिया ज़िला वस्ती की आवाम पानी के लिए तरस रही है। और अभी रिसेंट जो क्लिप्स अगर आपने देखे हों, पावर हाउस का हो, ख्वाजा अजमेर नगरी हो, या मुख्तलिफ जगहें हो, पानी ओवरफ्लो हो रहा है और हज़ारों नहीं लाखों गैलन पानी नाले के अंदर, गटर के अंदर जा रहा है। कोई पुरसाने हाल नहीं है, वो लोगों को पानी नहीं मिल रहा। जहाँ पर पानी लोगों को नहीं मिल रहा, तो इस ख़ास तौर पर नॉर्थ कराची का एरिया 71, 72, 73, 11C, 11C3, इस तरह न्यू कराची के कुछ इलाके हैं, पापोश का कुछ इलाका है, Q ब्लॉक है, U ब्लॉक है, S ब्लॉक है, T ब्लॉक है, A ब्लॉक के सामने वाली पट्टी है, H ब्लॉक है, L ब्लॉक है। ये वो इलाके हैं जो पानी के बूंद बूंद को तरस रहे हैं। ज़िला वस्ती को कहने को तो बहुत लुक्रेटिव किस्म की बात करते हैं। हाइड्रेंट्स लगाए गए आपके इलाके में? हाइड्रेंट्स हैं, सरकारी हाइड्रेंट्स, जहाँ मुख्तलिफ प्राइवेट लोगों को ठेके दिए गए, जहाँ पे सखी हसन एक हाइड्रेंट है सर, हाइड्रेंट है ना आप, मतलब सर वहाँ पे उस हाइड्रेंट के जो एग्रीमेंट्स हैं उसकी पासदारी भी नहीं होती। यानी अगर 10 व्हीलर अलाउड नहीं है तो कोई पूछने वाला नहीं है कि 10 व्हीलर जो 10 व्हील वाला बड़ा टैंकर है ये किस तरह से यहाँ से आके जाता है, जो आपके रोड के टूट फूट का सबब बनता है। आपके जो आप फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे होते हैं उनको ख़राब करने में सबसे ज़्यादा काम इन उसका है। किसी के वॉल्व्स लीक हैं, कहीं से पानी बह रहा है। सर जी, जब तक चीज़ें इन्फोर्स नहीं कराई जाएंगी कैसे इन्फोर्स होंगी? फिर आप इन्फोर्समेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करें सर, आप इन्फोर्समेंट का लफ्ज़ मैं और आप ऐसी जगह पे इस्तेमाल करें कि जहां पर अरबाब इख्तियार चीज़ों को बेहतर करना चाहते हों। अर्बन सिंध की ड्राइविंग सीट पे सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी के लोग हमेशा बैठे रहे हैं, जिनका कोई स्टेक नहीं है, जो यहाँ से जीतते नहीं हैं, जिनके यहाँ पर दर्द नहीं है, यहाँ पर दुख नहीं है, यहाँ पर लोगों के तकलीफ़ों का।
तो हम ये इन्फोर्समेंट का लफ्ज़ ना ही इस्तेमाल, इन्फोर्समेंट की ज़रूरत तो है सर, फिर लेकिन जो इलीगल हाइड्रेंट्स लोगों ने बनाए हुए हैं जो कि बाकायदा ऑपरेट करते हैं, सुजुकीस के थ्रू ऑपरेट करते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, कहीं पे बोरिंग से है, कहीं पे लाइन से पानी चोरी होता है, बहुत बड़ा मसला है सर। साहब एक गुजारिश है मेरी चोरी होता है सर। मैं लसानी बात नहीं कर रहा, तासुब की बात नहीं कर रहा, सारे हमारे भाई हैं। कराची एक मेट्रोपॉलिटन मल्टी एथनिक सोसाइटी है, मल्टी एथनिक शहर है, लेकिन किसी भी अच्छे शहर के लिए ज़रूरी था कि वहाँ पर जो इनफ्लो है, पॉपुलेशन इनफ्लो, उसको कंट्रोल रहना चाहिए था। कराची की पक्की आबादी से ज़्यादा कच्ची आबादी की तादाद हो गई है पॉपुलेशन के लिहाज से, और उस जगहों को भी यकीनन पानी चाहिए, बेसिक नेसेसिटी है। वहाँ पर सेवरेज के निज़ाम को भी दुरुस्त होना है, वहाँ पर बिजली भी जानी है, वहाँ पर गैस भी जानी है। सर आपकी 90% जो बिजली चोरी होती है वो इन्हीं इलाकों से होती है, पानी भी ऐसे इलाकों में चोरी हो रहा होता है जिसको ओन भी नहीं करता कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड। अच्छा हम तो ये समझते हैं कि चाहे वो कच्ची आबादी में क्यों ना रह रहा हो, वो है इंसान तो है सर, उनको पानी शहरी तो है पाकिस्तान का, मतलब कराची का। जी बिल्कुल, कराची का शहरी है, वो रह रहा है। उनको या तो पहले सोचना चाहिए था कि चीज़ों को इस तरह इनफ्लो, पॉपुलेशन इनफ्लो को रिस्ट्रिक्ट किया जाता। सर कोई हल है कराची के पानी के मसले का? कराची कोई स्टेप्स आपकी जानिब से लिए जाने की गुंजाइश है? हमारी तरफ से जो गुंजाइश का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं, हमने तो हम जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हमने 2 प्लानिंग की है। एक तो जो हमने पॉलिटिकल मूव्स जो हैं, जो KWSB को पुश करने की बात है, वो तो कर रहे हैं। साथ में हम डैम बनाने के भी लिए पुश कर रहे हैं कि डैम्स बनने चाहिए थे। ये तो पुराना मामला तो कहा यह जा रहा था हब डैम में पानी भर जाएगा ना, तो फिर कराची की से पानी की किल्लत नहीं, ऐसा नहीं हुआ ना, नहीं हुआ ऐसा सर, हुआ नहीं ना, हब डैम भरा पड़ा हुआ है। फायदा क्या हुआ उससे कराची वालों को? तो वही तो सर, आप लोग सवाल क्यों नहीं करते? कराची जितना सवाल करते हैं तो FIR कटवाते हैं सवाल करने पे, हम तो तैयार हैं। हम तो एहतजाज करते हैं तो FIR कटवाई जाती है, तो हमें कोई मसला नहीं है। अवामी इशू पे जहाँ होगा हम जाके बोलेंगे। मैं जो बात कर रहा था लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी की, लॉन्ग टर्म में तो हमने ये किया है कि पानी वाटर कंजर्वेशन के फिनोमिने को हम आगे लेकर आ रहे हैं कि पानी को अननेसेसरी इस्तेमाल ना करें। होना तो ये चाहिए कि जो आदमी, जो शख्स, जो घर वाला अपने घर से अननेसेसरी पानी बहा रहा है, उसके ऊपर उसको इन्फोर्समेंट, फिर वही लफ्ज़ इस्तेमाल, इन्फोर्समेंट होनी चाहिए, रुकना चाहिए था। उससे सड़क भी बर्बाद हो रही है और पानी भी ज़ाया हो रहा है। फिर आपको पौधों में पानी देने के लिए सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, क्योंकि सेवरेज के मसाइल तो हैं और सेवरेज का निज़ाम भी है, और सेवरेज का पूरा निज़ाम बरसाती नालों में डाला हुआ है। वो बरसाती नालों को बेहतर इस्तेमाल होना चाहिए था, क्योंकि अर्बन फ्लडिंग इसी वजह से होती है कि आपके बरसाती नाले सेवरेज से भर गए हैं। तो वो जब बरसात होती है तो वो ओवरफ्लो हो जाता है। ये तो एक ऑब्वियस सी बात है। वाटर कंजर्वेशन के ऊपर जाना चाहिए। आधी से ज़्यादा बीमारियों की वजह आपके बरसाती नाले हैं। जब सीवरेज का पानी डाला जाता है, टाइफाइड, डायरिया, बहुत सारे ऐसी बीमारियां हैं जो इन्हीं जगहों से वो यानी जन्म लेती है। एक जानबूझ के इस सिस्टम को ख़राब करने के लिए सीवरेज इसमें डाल दिया जाता है, और मुनज़्ज़म तरीके से बाकायदा डिपार्टमेंट्स या आपका इदारे जो हैं वही ये लाइन, उनकी ईमा पर ही ये काम होते हैं सर, उसके बगैर नहीं होते। दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा सर, अब कुछ हम आते हैं तजावुज़ात पे। ठीक है सर, मतलब एक तरफ तो ये जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चली, आपके ज़िले में भी चली, काफ़ी वो हुआ, मतलब बातें हुई, लोगों ने रज़ाकाराना तौर पे इंक्रोचमेंट्स हटाने का सिलसिला शुरू किया। सर अब दोबारा से चीज़ें जो हैं वहीं पे आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रही हैं। जिसने अपना कोई एक चबूतरा गिराया था वो आहिस्ता आहिस्ता 2 ब्लॉक रख के वापस से बना रहा है। जिसने अपनी दुकान के सामने से डीप फ्रीज़र्स और फ्रिज और चीज़ें हटा ली थी, वो आहिस्ता आहिस्ता एक फ्रिज, एक डीप फ्रीज़र करके वापस निकालता जा रहा है, चीज़ों को इंक्रोच करता जा रहा है। एट प्रेजेंट ख़ास तौर पर रमज़ान की अगर मैं बात करूँ तो जितनी आपने इंक्रोचमेंट्स रिमूव की थी, 20 to 30% इंक्रोचमेंट इस महीने में वापस आ चुकी हैं, और अगर इसी हिसाब से आती रही तो अगले 2 महीने के बाद इंक्रोचमेंट्स का वही हाल होगा जहाँ से काम शुरू हुआ। इंक्रोचमेंट यहाँ पर 3 से 4 मुख्तलिफ अक़साम की इंक्रोचमेंट थी, और ऑनरेबल वाटर कमीशन के डायरेक्टर्स के मुताबिक अबेंडन गाड़ी भी अगर कोई खड़ी हुई है वो भी इंक्रोचमेंट है। बिल्कुल, हमने रिक्वेस्ट की थी, और काश के वाटर कमीशन दोबारा फाल हो जाए। मेरी तो तमन्ना है, ख्वाहिश है। कम से कम बैड गवर्नेंस जो हो रही थी, उस बैड गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए उसके ऊपर चेक लगाया हुआ था वाटर कमीशन से। 100 में से 20 चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही थी। ये जो 3-4 किस्म की जो इंक्रोचमेंट हैं उसको कौन करेगा सही? और ये बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि KMC के एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट ने काफ़ी इनिशिएटिव की, मगर
अगर ये दोबारा चीज़ें हो रही हैं सर, फुटपाथ पे अगर इंक्रोचमेंट होती है तो वो तो डायरेक्ट आपके उसमें आती है ना सर? नहीं, इंक्रोचमेंट इनफैक्ट आपकी जुरिस्डिक्शन में क्या चीज़ आती है, यानी आपके जो इनफैक्ट हमारे पास इंक्रोचमेंट नहीं है सर? आपका बाकायदा हर डीएमसी का एक डिपार्टमेंट है। डीएमसी के इंक्रोचमेंट, एंटी इंक्रोचमेंट का डिपार्टमेंट केएमसी के पास है, लेकिन इस पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि मेयर साहब से हमारी कई दफ़ा इस पे बात हुई, क्योंकि लोग केएमसी के एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट को नहीं पूछते, लोग पूछते हैं कि मुकामी यूसी नाजिम को या डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन को, बोलते हैं कि जनाब ये चीज़ें हैं, और हमें अल्लाह मौला उनकी तरफ करना पड़ता है। इसके ऊपर मेयर साहब से हमने रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने काफ़ी सख्त इक़दाम किए, और गालिबन आने वाले दिनों में इंटरनल जॉब रोटेशन के ऊपर भी काम हो रहा है। यकीनन इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जिनकी वजह से इंक्रोचमेंट वाइप आउट नहीं हो रही, क्योंकि मैंने एक तजवीज़ दी थी कि मुताल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर को जिम्मेदारी सौंपें कि एक स्पेसिफिक एरिया 1.5-2 किलोमीटर की बेल्ट पर एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव हो, और उसके बाद हाथ झाड़ के जाए नहीं, हर 2 हफ्ते बाद उसको मॉनिटरिंग करें, और अगर हो वहाँ पर तो मुताल्लिका अमले को फारिग करें वहाँ से, उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई करें। देखें, तादीब के बगैर मेरा नहीं ख्याल कि चीज़ें बेहतर होंगी। लोगों को भी ये मौका मिल जाता है, वो लोग के जो कि इंक्रोचमेंट के आदी हैं, उनको जब पता है कि कुछ ले दे के सिलसिला हो जाएगा तो वो तो आगे बढ़ाएंगे। माफिया है सर, ये माफिया हम लोग इंक्रोचमेंट का काम नहीं करते सर, खतरनाक तरीन माफिया। बाकायदा ठेके चलते हैं जिनके तहत ये इंक्रोचमेंट्स लगाए जाते हैं और ये तमाम चीज तजावुजात बनाई जाती हैं। देखिए, इसमें डॉक्टर साहब मैं हमेशा से कहता हूँ और अभी भी कह रहा हूँ आपके प्रोग्राम में, जिस चीज को आप टैक्स नेट में नहीं लेंगे, जिस चीज के लिए बाय लॉज नहीं बनाएंगे, हॉकर जोन्स को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, मूविंग कार्ड्स के जगहों को एलोकेट नहीं करेंगे, स्कैटर्ड होंगी वो चीज़ें, और स्कैटर्ड होने के बाद वो माफिया नेट में जाएगा, क्योंकि आपने टैक्स नेट में नहीं लिया। माफिया कभी भी नहीं चाहेगा कि चीज़ें टैक्स नेट में आए, क्योंकि टैक्स नेट में आके वो सरकारी खजाने में जाएगा, और अगर माफिया नेट में है तो वो चंद लोगों के नेक्सस को जेबों में जाएगा सर। बिल्कुल, और यही हो रहा है बदकिस्मती से। बिल्कुल। रेहान हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। बातें भी बहुत सी रह गई, तशनगी रह गई बातों में। हम दोबारा आपको किसी न किसी प्रोग्राम, बल्कि किसी प्रोग्राम में दोबारा भी दावत देंगे ताकि आपसे मज़ीद हम तफसीली बात कर सकें। बहरहाल नाज़रीन, आज हमारी कोशिश यही रही कि हम जो ख़ास तौर पे बल्दियाती मसाइल हैं उनके हवाले से गुफ्तगू करें और उन बल्दियाती मसाइल को उजागर भी करें, और उनके हल भी हम किसी तरह कोशिश करें कि हल ढूंढा जाए इन मसाइल का। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम पर पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।